एफोरिज्म 40 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यहाँ थर्ड कंडीशन की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन की बात की गई 36 एफोरिज्म में। वहाँ पे न्यू डिजीज़ जो थी वो वीकर थी, ओल्डर डिजीज़ स्ट्रॉन्गर थी, तो न्यू डिजीज़ ओल्डर डिजीज़ से रिपेल हो जा रही थी। फिर 37 एफोरिज्म में बात हुई एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट की। तो इसमें कहा गया कि अगर बहुत वायलेंट करेक्टर की अगर एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो डिजीज़ एज सच प्रेजेंट रहेगी। फिर दूसरी कंडीशन की बात हुई 38 एफोरिज्म में। यहाँ पे जो न्यू डिजीज़ थी वो स्ट्रॉन्गर थी और ओल्डर डिजीज़ वीकर थी, तो न्यू डिजीज़ ओल्डर डिजीज़ को सस्पेंड कर देगी। फिर न्यू डिजीज़ का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ओल्डर डिजीज़ फिर से रीअपियर हो जाएगी, रीसरफेस हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे थे, ठीक है, जैसे इच स्कर्वी का, स्कर्वी स्ट्रॉन्गर है, इच वीकर है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर बात हुई 39 एफोरिज्म की। 39 एफोरिज्म में फिर से एलोपैथिक मेडिसिन की बात हुई कि अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वायलेंट करेक्टर की मेडिसिन है, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक उस सिम्टम में आराम मिलेगा। इसके बाद जैसे ही बंद कर देंगे वो सिम्टम फिर से रीअपियर हो जाएगा, रीसरफेस हो जाएगा। अब बात हो रही है 40 एफोरिज्म की। यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। और द न्यू डिजीज़ आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन ऑर्गेनिज्म एट लेंथ ज्वाइन द ओल्ड वन दैट इज़ डिसिमिलर टू इट एंड फॉर्म विथ इट कॉम्प्लेक्स डिजीज़। यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की। यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू डिजीज़ जो है लॉन्ग टाइम तक अगर एक्ट करती है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो लेंथ ऑफ द टाइम मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या करेगी, ज्वाइन कर लेगी ओल्डर डिजीज़ से जो कि डिसिमिलर है न्यू डिजीज़ के। और फिर क्या होगा, फिर ये पर्टिकुलर लोकेलिटी अडेप्ट कर लेंगे। अच्छा, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है लोकल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर लोकेलिटी वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ लोकल तो हो नहीं सकती है ना, पर लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे होगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो उसके लिए बहुत सूटेबल होगा उसको अडेप्ट कर लेगी। जैसे बात हुई कि हार्ट डिजीज़ है, किसी को एंडोकार्डाइटिस है और किसी उसी पर्सन को नेफ्राइटिस हो गया, तो ये डिजीज़ एज ए होल पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं, बट फिर ये पर्टिकुलर लोकेलिटी अडेप्ट कर लेती हैं। जैसे एंडोकार्डाइटिस हार्ट पे इफ़ेक्ट करेगा और नेफ्राइटिस किडनी पे इफ़ेक्ट करेगा। In the organism, namely the organs peculiarly adapted for it, and as it were only the place spatially belong to it, whilst it leave the rest of the other diseases that is dissimilar to it। मतलब और इसमें अदर डिसिमिलर डिजीज़ के लिए अन्य पार्ट को छोड़ दिया। Thus a syphilitic patient may become soric and vice versa। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सिफिलिटिक पेशेंट सोरिक भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे बात हो रहा है सिफिलिटिक पेशेंट से मतलब वेनरल डिजीज़ से है। यहाँ पे सिफिलिटिक माइज़म से बात नहीं है, क्योंकि माइज़म इतना फ्रिक्वेंटली ये फ्लक्चुएट नहीं करते हैं कि जल्दी जल्दी सिफिलिटिक पेशेंट सोरिक हो जाए और सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है वेनरल डिजीज़ की। जैसे वेनरल डिजीज़ में सिफिलिस एंड गोनोरिया है, एंड सोरिक में इरप्शंस हैं, स्कैबीज़ हैं। जैसे यहाँ पे आगे और क्लियर किया गया है, एज टू डिजीजेस डिसिमिलर टू ईच अदर दे कैन नॉट क्योर वन अनदर। जैसे दो डिजीज़ अगर डिसिमिलर हैं एक दूसरे से तो वो रिमूव नहीं कर सकती हैं, वो एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकती हैं। एट फर्स्ट द वेनरल सिम्टम्स आर केप्ट इन एबेंस एंड सस्पेंडेड व्हेन द सोरिक इरप्शंस बिगिन टू अपीयर। जो वेनरल सिम्टम्स हैं, मतलब जो जेनाइटल्स पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं जो वो क्या रहेंगे, एबेंस रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे, वो दबे रहेंगे कुछ टाइम के लिए, जब सोरिक इरप्शंस अपीयर होगा तब। इन कोर्स ऑफ द टाइम हाउएवर एज द सिफिलिस इज एट लीस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज सोरा। तो धीरे धीरे क्या होगा, सिफिलिस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा और सोरा के बराबर, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनने के लिए दोनों डिजीज़ को इक्वल होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मान लिया पहले तो सिफिलिटिक जो सिम्टम्स थे वो तो दबे रहे उससे, सोरिक सिम्टम से, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सिफिलिस ने उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया और अब वो सोरा के साथ ज्वाइन कर लेगा।
that is, each involve those part of the organism only which are most adapted for it, and the patient is thereby rendered more disease and more difficult to cure. अब तो 2 डिजीज़ेज़ हो गई, अब उसको और डिफ़िकल्ट हो गया क्योर करना. अब ये दोनों मिलके अपना अपना पार्ट ले लेंगी, जहाँ जहाँ इनको अच्छा लग रहा है वहाँ वो पार्ट ले लेंगी. इसके बाद पेशेंट को क्योर करना और भी डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि अब तो 2 डिजीज़ेज़ प्रेजेंट हो गई उसमें. When 2 dissimilar acute infectious disease meet, as for example smallpox and measles, जब 2 डिसिमिलर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ मीट करती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, द वन यूजुअली सस्पेंड द अदर एज हैज़ बीन बिफोर ऑब्जर्व. हमने इसको पहले देखा है. 38 एफोरिज्म में दिया हुआ है कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स लगभग इक्वल स्ट्रेंथ की होती हैं. अगर किसी को स्मॉल पॉक्स है और मीजल का इन्फेक्शन हो जाए तो स्मॉल पॉक्स सस्पेंड हो जाएगी. ऐसे ही अगर किसी को मीजल्स का इन्फेक्शन हो रखा है और उसे स्मॉल पॉक्स होता है तो मीजल्स सस्पेंड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, येट देयर हैज़ ऑल्सो बीन सीवियर एपिडेमिक ऑफ दिस काइंड. सीवियर एपिडेमिक जब था, वेयर इन रेयर केसेस में 2 डिसिमिलर एक्यूट डिजीजेस अकर साइमल्टेनियसली. इन दोनों डिजीज़ेस को एक साथ भी देखा गया है. इन वन एंड द सेम बॉडी एंड फॉर ए शॉर्ट टाइम कंबाइंड. थोड़े टाइम के लिए ये सेम बॉडी में कंबाइंड होकर रहेंगी. एज इट वेयर विथ ईच अदर ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन विच स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स were prevalent at the same time among the 300 cases in which these diseases avoided or suspended one another. The measles attacked patient 20 days after the smallpox broke out, and the smallpox, however, from 17 to 18 days after the appearance of measles, so that the first disease had previously completed its regular course. There was yet one single case in which P. Russells met with both these dissimilar diseases in one person at the same time. मतलब 300 केसेस में पी रसल ने एक ऐसा केस देखा जिसमें स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का कॉम्प्लेक्स था. इन्होंने क्या बोला, जनरली क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे बता रखा है कि कोई स्मॉल पॉक्स किसी को है और उसे मीजल्स हो गया. ठीक है. इन दीज केसेस अवॉइडेड एंड सस्पेंडेड वन अनदर. मीजल अटैक पेशेंट 20 डेज आफ्टर द स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स का अटैक हो रखा था, उसके 28 डेज पे मीजल ने अटैक कर दिया. हाउएवर फ्रॉम 17 to 18 डेज, 17 से 18 डेज में आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ मीजल्स के अपीयर होने के 17 से 18 दिन पे स्मॉल पॉक्स फिर से अपीयर होगी और अपना कोर्स कंप्लीट करेगी. जनरली ये चीज़ होती है. लेकिन पी रसल ने ऐसा एक सिंगल केस देखा जिसमें दोनों का कॉम्प्लेक्स इन्हें मिला. मेट विद दिस बोथ डिसिमिलर डिजीजेस इन वन पर्सन एट द सेम टाइम. रेने witnessed the simultaneous occurrence of smallpox and measles in two girls. रेने ने 2 गर्ल्स में स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का कॉम्प्लेक्स देखा. जे मॉरिस इन हिज होल प्रैक्टिस ओनली ऑब्जर्व 2 सच केसेस. जे मॉरिस ने भी 2 सच केसेस ऐसे केसेस को देखा जिसमें स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का कॉम्प्लेक्स था. सिमिलर केसेस आर टू बी फाउंड इन इटमुलर्स वर्क. ऐसे ही इटमुलर्स ने भी सिमिलर केसेस को देखा इन द राइटिंग ऑफ फ्यू अदर. और बहुत से कुछ अदर लोगों ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया. फिर इसके बाद बात हो रही है जेनकर सॉ काउ पॉक्स रन इट्स रेगुलर कोर्स अलॉन्ग विथ मीजल्स एंड अलॉन्ग विथ परप्यूरा. जेनकर ने काउ पॉक्स, मीजल्स और परप्यूरा तीनों के कॉम्प्लेक्स को देखा. ठीक है. फिर काउ पॉक्स वेंट ऑन इट्स कोर्स अनडिस्टर्ब्ड during a mercurial treatment for syphilis as Jenner saw. काउपॉक्स जो है वो उसका और मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, मतलब काउपॉक्स और सिफिलिस का कॉम्प्लेक्स देखा जेनर ने अपनी प्रैक्टिस मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये चीज़ देखी. फिर इसके बाद बात हो रही है फुट नोट की. From careful experiment and cures of the complex diseases of this kind, I am now firmly convinced that no real amalgamation of the two takes place. बहुत important है ये लाइन. No real amalgamation मतलब no real uniting. ये यूनाइट नहीं हो सकते हैं 2 सच केसेस. बट
that in such cases the one exists in organism besides the other. इन केसेस में वन एग्जिस्ट करेगा, मतलब दोनों बिसाइड्स द अदर एग्जिस्ट करते हैं. ईच इन द पार्ट दैट आर अडेप्टेड फॉर इट. जिसके लिए जो पार्ट सूटेबल लगता है वो अडेप्ट कर लेता है. देयर क्योर विल बी completely affected by judicial alteration of best mercurial preparation with remedies specific for सोरा. अब जैसे किसी को सिफिलिस और सोरा दोनों है, यहाँ पे बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन जो बात हो रही है ये होम्योपैथिक मेडिसिन की बात हो रही है जो मरकरी से बनती है. ईच गिव द मोस्ट सुटेबल डोज एंड फॉर्म. यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे किसी मान लीजिए सिफिलिस एंड सोरिक का कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं कि अल्टरनेट करने के लिए हम एक दिन एंटी सिफिलिटिक देंगे, एक दिन एंटी सोरिक देंगे, ऐसा नहीं है. जैसे सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं मान लिया सिफिलिस के पहले, तो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन देंगे. फिर जब इसका कोर्स चलने देंगे, जब तक उसको रिलीफ हो रहा तब तक चलने देंगे. फिर इसके बाद मान लिया सिम्टम प्रोमिनेंट हो गए सोरा के, तो एंटी सोरिक मेडिसिन देंगे. इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब फिर से सिफिलिस के सिम्टम प्रोमिनेंट होंगे तो एंटी सिफिलिटिक देंगे. इसके बाद फिर से जब सोरा के सिम्टम प्रोमिनेंट होंगे तो एंटी सोरिक देंगे. इस तरह से इन कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे.